कभी रात में खुले आसमान को देखा है और सोचा है कि ये जो टिमटिमाते तारे हैं, ये आखिर कहना क्या चाहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं और दुनिया की सबसे पुरानी खगोलीय परंपराओं में से एक यानी ज्योतिष शास्त्र के गहरे इतिहास को खंगालेंगे। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों लाखों सालों से हम इंसान आसमान की तरफ देखते आए हैं। मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम इन सितारों में कोई मतलब, कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि ये जिज्ञासा हमारी पूरी सभ्यता की कहानी से जुड़ी हुई है। तो इसी जिज्ञासा की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए भारतीय ज्योतिष, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं। और ये कोई मामूली परंपरा नहीं है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन खगोलीय परंपराओं में से एक है। अब इस सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी सारी जानकारी कहाँ से आ रही है। तो इस पूरी चर्चा का आधार है इग्नू यानी द पीपल्स यूनिवर्सिटी की एकेडमिक कोर्स मटेरियल। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक ठोस और विश्वसनीय नजरिए पर आधारित है। तो ठीक है, किसी भी ज्ञान को अगर गहराई से समझना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को समझना पड़ता है। इसलिए हमारी ये यात्रा शुरू होती है इसकी बिल्कुल बुनियाद से, यानी भाषा की जड़ों से। और जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो इसकी पहली सीढ़ी है संस्कृत का इतिहास। देखिए, संस्कृत सिर्फ इन ग्रंथों की भाषा नहीं है, ये वो जरिया है, वो माध्यम है जिसमें इतने गहरे और जटिल सिद्धांतों को सहेज कर रखा गया है। और इसका सबसे पुराना रूप वो हमें मिलता है ऋग्वेद के भजनों में। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, संस्कृत अकेली नहीं है, ये एक बहुत बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है जिसे इंडो यूरोपियन कहते हैं। अब इस परिवार की एक डाल है शतम, जिसमें संस्कृत और ईरानी भाषाएं हैं, और दूसरी डाल है केंतुम, जिसमें ग्रीक, लैटिन और सुनिए अंग्रेजी और जर्मन भी हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हजारों साल पहले संस्कृत और अंग्रेजी की जड़ें कहीं ना कहीं एक ही थीं। कमाल है। तो भाषा के जानकारों ने यानी लिंग्विस्ट्स ने भारतीय आर्य भाषाओं के इस लंबे सफर को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर नया यानी आधुनिक काल। और ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है। मतलब हजारों सालों की एक अटूट यात्रा। तो भाषा की बुनियाद समझने के बाद अब हम उन प्राचीन और पवित्र ग्रंथों की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें ज्योतिष की पहली झलक मिलती है, वो जगह जहां इस पूरे ज्ञान की नींव रखी गई थी। इस ज्ञान प्रणाली की जड़ में हैं हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक बात समझनी होगी, भजनों और मंत्रों के ये विशाल संग्रह सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये उस खगोलीय ज्ञान के सबसे पहले, सबसे शुरुआती सोर्स हैं जिस पर आगे चलकर सब कुछ बनाया गया। ज्योतिष का महत्व कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 6 वेदांगों में से एक है। वेदांग मतलब वेद के अंग। इसको ऐसे समझिए कि अगर वेद ज्ञान का शरीर है तो वेदांग उसके हाथ पैर हैं। और इनके बिना उस ज्ञान का सही इस्तेमाल, खास तौर पर सही समय पर वैदिक अनुष्ठान करना नामुमकिन था। और यहीं ज्योतिष का रोल आता था। समय की एकदम सटीक गणना के लिए ये अनिवार्य था। अब यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। शतपथ ब्राह्मण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है, उसमें पुराण को एक वेद का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, एक वेद का। ये बात पुराणों के महत्व को एकदम से बहुत ऊपर ले जाती है और उन्हें सबसे पवित्र ग्रंथों की श्रेणी में रख देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पुराण हैं क्या? असल में ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें कहानियां हैं, राजाओं की वंशावलियां हैं और पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार है। और अथर्ववेद तो ये कहता है कि पुराणों का उद्भव वेदों के साथ ही हुआ था। मतलब ये उतने ही प्राचीन हैं जितने कि वेद। तो वेदों और पुराणों की इस मजबूत नींव पर भारतीय खगोल विज्ञान के महान आचार्यों ने ज्ञान की एक शानदार इमारत खड़ी की। और ये काम किसी एक पीढ़ी ने नहीं किया, बल्कि सदियों तक इसे नई से नई ऊंचाइयां दी गईं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये साफ दिखाती है कि ये ज्ञान की एक अटूट परंपरा थी। कोई ब्रेक नहीं था।
आर्यभट्ट से लेकर भास्कर द्वितीय तक ये विद्वानों की एक ऐसी चेन थी जहां हर आने वाली पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के काम को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे और भी बेहतर और भी सटीक बनाया। और इस चेन की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ियों में से एक नाम है आर्यभट्ट का। समय था लगभग 476 ईस्वी। वो एक क्रांतिकारी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे, दोनों। उनका जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम, उसने तो मानो ब्रह्मांड को देखने और समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसमें कई नए सिद्धांत और कैलकुलेशंस थे। उनके बाद आते हैं वराहमिहिर, लगभग 587 ईस्वी। उनका काम भी जबरदस्त था। उन्होंने लिखा बृहद संहिता, और ये किताब सिर्फ ज्योतिष के बारे में नहीं है, ये तो एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें आर्किटेक्चर है, मौसम विज्ञान है और न जाने क्या क्या। इससे उनके ज्ञान की गहराई का पता चलता है। फिर लिस्ट में अगला नाम है ब्रह्मगुप्त का, लगभग 598 ईस्वी। ये एक बेमिसाल गणितज्ञ थे। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में दुनिया को शून्य यानी जीरो के साथ काम करने के नियम दिए। सोचिए, बिना जीरो के आज की मैथ्स कैसी होती। ग्रहों की सटीक चाल और दूरी नापने के लिए इस तरह की गणितीय सटीकता बहुत बहुत जरूरी थी। और इस महान परंपरा को 12वीं सदी में आगे लेकर गए भास्कर द्वितीय। उनके लिखे ग्रंथ जैसे सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती इतने जबरदस्त थे, इतने सटीक थे कि आने वाली कई सदियों तक वो गणित और खगोल विज्ञान के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बने रहे। मतलब हर कोई उन्हीं से सीखता था। तो अभी तक हमने क्या देखा? ये सिर्फ कुछ पुराने ग्रंथों और कुछ बड़े नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी लेगेसी जो आज भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके पर असर डालती है। और अब एक ऐसी संख्या जो सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारी सोर्स मटेरियल के अनुसार ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों का विश्लेषण ये बताता है कि भारत में खगोल विज्ञान का अध्ययन शायद 28,000 साल पुराना हो सकता है। 28,000 साल! ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है जो इस परंपरा की असाधारण प्राचीनता और गहराई की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में समेटें तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल की मौखिक परंपराओं से ये सफ़र शुरू हुआ, मध्य युग के महान गणितज्ञों से गुजरा और आधुनिक विद्वानों तक पहुंचा। ज्योतिष शास्त्र हमेशा से अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हजारों सालों से लगातार विकसित हो रहा है, और इसमें ज्ञान की नई नई परतें जुड़ती रही हैं। और ये सफ़र हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी ज्ञान की परंपरा का इतना लंबा, इतना अटूट इतिहास हमें आज की दुनिया के बारे में, हमारे समाज के बारे में और खुद ज्ञान के बारे में क्या सिखा सकता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।